हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑफ मेडिकल मैटर्स। आज हम बात करेंगे आपसे ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में। ऑस्टियोपोरोसिस ये एक तरह की बीमारी है जो एज रिलेटेड होती है और इससे बहुत ज़्यादा मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी हो जाती है ओल्ड एज में। तो इसको आज हम समझेंगे और इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं या कैसे दूर कर सकते हैं, और अगर हो जाए तो हम इसको क्या इलाज करें और कैसे करें, इसके बारे में एक ब्रीफ चीज़ें हम बताएंगे। तो ये एक तरह का स्केलेटल डिसऑर्डर है, मतलब हमारी हड्डियों की एक बीमारी है जिसमें हमें एज रिलेटेड बोन लॉस ज़्यादा होने लगता है। नॉर्मली हमारा बोन फॉर्मेशन और बोन लॉस करीब करीब बराबर रहता है, पर जब ज़्यादा एज होती है तो बोन लॉस ज़्यादा होने लगता है और फॉर्मेशन कम हो जाता है, जिसकी वजह से बोन डेंसिटी कम हो जाती है, हड्डी की मजबूती कम हो जाती है, उसका आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर कमज़ोर हो जाता है और वो जल्दी जल्दी फ्रैक्चर होने का उम्मीद होती है, और कई बार बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी गिरे हुए भी फ्रैक्चर हो जाता है, या माइनर चीज़ों में गिर गए तो भी फ्रैक्चर हो जाता है। और सबसे ज़्यादा फ्रैक्चर इसमें जो कॉमन है वो है हमारी स्पाइन की वर्टिब्रा का, हाथ का फोर आर्म का फ्रैक्चर हो सकता है, या हिप फ्रैक्चर हो सकता है। ये जो हिप फ्रैक्चर है ये बहुत ज़्यादा मुश्किल करता है, बहुत ज़्यादा अस्पतालों में इसकी वजह से लोग एडमिट होते हैं और लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम करता है, बहुत मुश्किल से ये ठीक होता है और बहुत पैसा लगता है इसमें। एज ए कंट्री वी आर लूजिंग लॉट ऑफ मनी इन दिस हिप फ्रैक्चर। तो औरतों में ज़्यादा इफेक्ट होता है आदमियों के हिसाब से, और ख़ास तौर से मेनोपॉज के बाद, जैसे उनकी माहवारी बंद होती है उसके बाद ये ज़्यादा असर होता है। तो हम इसके बारे में और बात करते हैं। ये जो है बहुत ज़्यादा पेन में रिज़ल्ट होता है, डेथ इससे ज़्यादा बढ़ जाती है, और हमारी एज में जो इंडिपेंडेंस होती है वो इंडिपेंडेंस ख़त्म हो जाती है और क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अफेक्ट हो जाती है। वैरायटी ऑफ फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये हमें ये प्रॉब्लम हो सकती है ऑस्टियोपोरोसिस की। सबसे बड़ी बात नंबर 1, एजिंग। जैसे जैसे एज एडवांस होती है, सेक्स हार्मोन की डिफिशिएंसी हो किसी वजह से, उससे हो सकता है। एक्सेस ऑफ अल्कोहल अगर हम ले रहे हैं तो उसकी वजह से हो सकता है। लॉन्ग टर्म कोई मेडिसिन चल रही हो, ख़ास तौर से प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स बोलते हैं, जो हम एसिडिटी वगैरह के लिए बहुत आसानी से ले लेते हैं, वो अगर ज़्यादा दिन हो। स्मोकिंग ज़्यादा कर रहे हैं या कर ही रहे हैं। स्मोकिंग हमारी जो है बोन डेंसिटी को अफेक्ट करती है और ये हमें बंद करना चाहिए। किसी वजह से कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी हो रही हो, प्रेडनिसोलोन ग्रुप ऑफ मेडिसिन अगर हम खा रहे हैं तो इसकी वजह से बोन डेंसिटी कम हो जाती है। और मेल हार्मोन्स या फीमेल हार्मोन्स की किसी भी वजह से कमी हो तो ये होता है ऑस्टियोपोरोसिस। सिम्टम्स क्या होते हैं इसके? जनरली इसमें कई सिम्टम नहीं होते जब तक कि हमें बोन फ्रैक्चर ना हो जाए, इसलिए हमें इसको ज़्यादा जल्दी पहचानने की ज़रूरत है। बैक एक हो सकता है किसी भी वजह से, किसी भी सीवियरिटी के हिसाब से, कम ज़्यादा। वर्टिब्रा कोलैप्स हो जाती हैं तो उसकी वजह से हाइट कम हो जाती है, लॉस ऑफ हाइट हो जाती है। फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन अगर हम करें तो किसी भी वजह से अगर फिज़िकल एक्टिविटी कम हो गई है या किसी बीमारी की वजह से इमोबिलाइजेशन हो गया है, बेड रिडन हो गए हैं, तो ये ऑस्टियोपोरोसिस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। स्मोकिंग, बीइंग अंडरवेट, बहुत लो बीएमआई हो, बहुत ज़्यादा फ्रेल हो गए हों, कमज़ोर हो गए हों, और किसी तरह की माल एब्जॉर्प्शन डिजीज़ हो, जैसे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है या सीलिएक डिजीज़ है, हमारी बॉडी से न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब होना कम हो जाते हैं, इस वजह से हो सकती है। लिवर डिजीज़ हो, रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो, इसके कॉजेज़ बहुत सारे हैं एंड वो सारे नहीं गिनाए जा सकते और ना सारे समझ सकते हैं हम लोग, नॉन मेडिकल ख़ास तौर से। तो इसको आप इतने पे ही छोड़ते हैं, जो कॉमन चीज़ें हैं समझने की वो इतनी हैं। इसके बाद अब हम बात करेंगे इन्वेस्टिगेशन, इसमें क्या हो सकता है। इन्वेस्टिगेशन सबसे इम्पॉर्टेंट है, बोन डेंसिटी मेजरमेंट होता है, इसको डेक्सा DXA या DEXA बोलते हैं। इसमें हम बोन की डेंसिटी मेजर करते हैं, इसको डबल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्प्शनमेट्री बोलते हैं। ये एक सिंपल टेस्ट है जिसमें आपको कोई इंजेक्शन नहीं देना है, आपको कोई प्रोसीजर नहीं करना है, आपने पूरे कपड़े भी नहीं उतारने हैं, आपने टेबल पे जाके लेटना है और
जैसे जैसे टेक्नीशियन इंस्ट्रक्शन देगा आप उसको फॉलो कीजिए, आपके ऊपर एक आर्म जैसी चीज़ आएगी और वो आगे मूव होगी और बोन डेंसिटी मेजर करके बता देगी। अब इसका जो आउटपुट होता है टेस्ट का, वो एक नंबर होता है। नंबर जो है 1 नंबर तक नॉर्मल है, 1 से कम है तो हमारी बोन डेंसिटी कम है, अगर -1 है तो कम है, अगर 2 या 2.5 है तो भी कम है, 2.5 से ज़्यादा है तो हमें क्लियर कट ऑस्टियोपोरोसिस हो गई है और ये इसका डायग्नोस्टिक टेस्ट है। ऑस्टियोमलेशिया से जो चेंजेस होते हैं वो भी इसमें डिफ्रेंशिएट नहीं हो पाते DXA टेस्ट में। और अगर फ्रैक्चर किसी वजह से है, 50 साल की उम्र के बाद किसी भी वजह से फ्रैक्चर है, तो ज़रूर हमें ऑस्टियोपोरोसिस होगी और हमें इसको चेक करना होगा। नाउ एक चीज़ और होती है DXA का रिज़ल्ट के अलावा, इसको फ्रैक्स बोलते हैं, FRAX। ये फ्रैक्चर रिस्क कैलकुलेटर होता है। ये DXA मशीन में ही इनबिल्ट होता है, इसके सॉफ्टवेयर में इनबिल्ट होता है और इसमें हमारी बोन डेंसिटी को इंक्लूड करते हैं, एज को इंक्लूड करते हैं, जेंडर या सेक्स को इंक्लूड करते हैं, हाइट वेट होता है एंड देयर आर 7 क्वेश्चंस जिनका आंसर हमें देना होता है और इसके हिसाब से ये हमारे चांसेस बताता है कि हमें फ्रैक्चर होने के कितने चांस हैं। नेक्स्ट 10 ईयर्स में हमें किस बोन का कितना फ्रैक्चर हो सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, ये हमें बताता है। तो ये फ्रैक्स स्कोर भी है एक ऐसा जो हम मेजरमेंट कर सकते हैं ऑस्टियोपोरोसिस जानने के लिए। अभी किसने ये टेस्ट कराना चाहिए, डेंसिटी मीटर टेस्ट किसको कराना चाहिए? वुमेन, औरतें जो 65 साल से ऊपर हों, आदमी जो 70 साल से ऊपर हों, और एनीवन हु हैज़ ए फ्रैक्चर अबव द एज ऑफ 50। औरतें जिनमें रिस्क फैक्टर ज़्यादा हो 50 to 64 ईयर्स की एज में, और आदमी जिनमें रिस्क फैक्टर ज़्यादा हो 50 to 69 ईयर्स ऑफ एज में, उनको ये कराना चाहिए। और अब रिस्क फैक्टर क्या होते हैं हमें ये समझना होगा। किसी भी वजह से फ्रैक्चर अगर हुआ है, हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री है अगर हमारे घर में ऑस्टियोपोरोसिस या फ्रैक्चर्स की, फ्रीक्वेंट फॉल हो जा रहे हैं, विटामिन D डेफिशिएंसी है, स्मोकर हैं, एक्सेस अल्कोहल है, या माल अब्जॉर्प्शन कोई डिजीज़ हमने बताया जैसे सीलियक डिजीज़ वगैरह, और या हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स पे हैं किसी भी वजह से, तो हम रिस्क फैक्टर ज़्यादा है, हमें ये टेस्ट कराना चाहिए। अब और क्या क्या टेस्ट कर सकते हैं इन्वेस्टिगेशन में? विटामिन D लेवल मेजरमेंट बहुत ज़रूरी है। विटामिन D लेवल 30 नॉर्मल होता है, तो अगर 20 या 20 से कम है तो ज़रूर हमें विटामिन D डेफिशिएंसी है। किडनी फंक्शन टेस्ट कराने होंगे, यूरिया, नाइट्रोजन, क्रिएटिनिन टेस्ट होगा, एल्ब्यूमिन मेजरमेंट होगा, सीरम कैल्शियम, सीरम फॉस्फेटेज टेस्ट होना चाहिए, एल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम मेजरमेंट होना चाहिए, और बाकी टेस्ट हो सकते हैं सीलियक डिजीज़ के लिए। तो ये टेस्ट ज़रूरी हैं, और ये टेस्ट इसलिए भी ज़रूरी है कि कोई और वजह ना हो जिसकी वजह से हमें ऑस्टियोपोरोसिस हो रही है, चेक करने के लिए। तो इसको डिटेल आप डॉक्टर के ऊपर छोड़िए, और वो भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर के ऊपर। बट बेसिक ये समझिए कि हमें डेक्सा टेस्ट या बोन डेंसिटी मेजरमेंट टेस्ट हमें कराना चाहिए, और विटामिन D मेजरमेंट तो हम रेगुलर करा ही सकते हैं। अब प्रिवेंशन के लिए क्या करना है? कुछ सिंपल चीज़ें हैं जो हमें फॉलो करनी है। जैसे हमारी डाइट जो है वो प्रोटीन और कैलोरीज़ के लिए एडिक्वेट हो जाती है, होनी चाहिए। कैल्शियम और विटामिन D हमें सही मात्रा में लेना चाहिए। ओल्ड एज में अक्सर ये ऐसा होता है कि लोग अकेले रहते हैं और अपने खाने पे ध्यान नहीं देते, और वो हमारी सेहत को अफेक्ट करता है, और सेहत के साथ हमारी बोन की सेहत को भी अफेक्ट करता है। तो न्यूट्रिशन हमारा अच्छा होना चाहिए। सिर्फ ओल्ड एज में थोड़ी कैलोरी रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, उसको छोड़ करके हमारा बाकी सब कुछ बिल्कुल अच्छा होना चाहिए। स्मोकिंग हम बंद करें, एक्सेस इंटेक ऑफ अल्कोहल बंद करें। ये एक्सेस इंटेक और नॉर्मल इंटेक में एक फ़र्क है जो काफ़ी लोग समझते हैं और नहीं ध्यान देते। एक्सरसाइज करनी चाहिए। वॉकिंग एक्सरसाइज जो है वो हमारी स्पाइन की बोन डेंसिटी और लेग्स की बोन डेंसिटी बढ़ाएगी, ठीक करेगी, हमारी मसल को भी स्ट्रेंथ देगी, जिसकी वजह से हम गिरेंगे नहीं कम। तो ये एक ज़रूरी है। दूसरा, किसी भी फॉर्म का रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करनी है हमें, रेजिस्टेंट एक्सरसाइज या स्ट्रेंथ बिल्डिंग एक्सरसाइज करनी है। स्टेयर क्लाइंबिंग भी एक तरह की स्ट्रेंथ एक्सरसाइज है। आपको किसी भी तरह का बेंड्स हैं, पुशअप्स हैं, उठक बैठक है, कोई भी तरह की, ये सब वेट बियरिंग एक्सरसाइज है,
या छोटे मोटे वेट के साथ एक्सरसाइज की जाती है, डिपेंडिंग ऑन द एज। कितनी एज है हम कितना कर सकते हैं। ज़्यादा एज है, एक्सट्रीम एज है, तो इवन 2-3 किलो वज़न भी उठाना भी बहुत होता है। तो एक्सरसाइज ज़रूर करनी है, और ये हमारी बोन डेंसिटी को भी अफेक्ट करती है, मसल्स को भी अफेक्ट करती है, और हमारे फ्रीक्वेंट फॉल को भी कम करती है। तो इनको हमें ध्यान देना है। दूसरा, हमें ख़ास प्रिवेंशन क्या करना है, फॉल नहीं होने देना है। तो घरों में अगर किसी के घर में बुज़ुर्ग रहते हैं तो उनको ये देखना है कि लाइटिंग रात में ऐसी हो कि अगर वो रात में उठते हैं यूरिन के लिए किसी वजह से, तो उनको अंधेरे में ना जाना पड़े, सीढ़ियों में ना गिर जाएं या बाथरूम में ना गिर जाएं। इसके लिए आजकल आप जानते हो एक बहुत हल्की सी लाइटिंग कंटिन्यूसली रखी जा सकती है, जो रिचार्जेबल सेल से चले, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सॉफ्ट लाइट होती है। दूसरा, मूवमेंट से रिलेटेड लाइट होती है। जैसे ही मूवमेंट हुआ, आप सीढ़ी पे आए लाइट जल गई, बाथरूम में आए लाइट जल गई, आप बाहर निकले बंद हो गई। बहुत छोटी सी चीज़ है, ये ऑनलाइन मिल जाती है और आसानी से फिट की जा सकती है। दे आर नॉट वेरी कॉस्टली, इनको कर सकते हैं हम। तो ये, और हॉलवेज हैं, डार्क्स हैं, जहाँ पे सपोर्ट की ज़रूरत है, हम बाथरूम में इसमें हैंडल्स लगाएं जहाँ पे सपोर्ट हो मिल जाए हमें मौके पे। तो ये एक प्रिवेंशन ऑफ फॉल्स हमें करना है। इसके लिए बैलेंसिंग एक्सरसाइज भी कर सकते हैं हम, सो दैट ये ना हो। अच्छा, मेडिकेशन क्या चाहिए हमें? एक तो विटामिन डी और कैल्शियम हमारा पूरा होना चाहिए। हम इसको मेजरमेंट कराएं, ज़रूरत है तो विटामिन डी लें, कैल्शियम लें। सेक्स हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वो डॉक्टर एडवाइस करेगा, वो आप ले सकते हैं। और एक मेडिसिन होती है बिस्फोनेट बोलते हैं, इसमें एलेंड्रोनेट एक्सरसाइज एक मेडिसिन होती है, एक राइजोड्रेनेट एक्सरसाइज होती है, एक मेडिसिन होती है। ये एलेंड्रोनेट एंड राइजोड्रोनेट, ये 2 मेडिसिन के नाम हैं, और इसमें बहुत सारे ग्रुप की मेडिसिन है, पर ये 2 कॉमन है। एक वंस इन ए वीक लेते हैं, एक वंस इन ए मंथ लिया जाता है। तो आप डिस्कस कर सकते हो अपने डॉक्टर से क्या लेना चाहिए। और इसका एब्जॉर्प्शन इंश्योर करने के लिए हमें इसको एक पानी में लेना है, 4 to 8 आउंस पानी में, 30 ml 1 आउंस का होता है। तो 1 गिलास से 1.5 गिलास पानी में इसको हमें डिज़ोल्व करना है, और डिज़ोल्व करने के बाद इसको हमें पीना है, और उसके बाद 40 मिनट तक हमें कुछ नहीं खाना है, एम्प्टी स्टमक लेना चाहिए। और लेने के बाद भी हमें अपराइट पोजीशन में रहना है, अदरवाइज़ ये इसोफेगस में इंजरी कर सकती है। इनके साइड इफ़ेक्ट्स काफ़ी होते हैं, तो सेल्फ मेडिकेशन नहीं करिएगा। ऑलवेज टेक इट बाय डॉक्टर एंड एज डायरेक्टेड बाय योर डॉक्टर, फॉलो हिम। बिल्कुल मैं सेल्फ मेडिकेशन एडवाइज़ नहीं कर रहा हूँ। एक मेडिसिन होती है जिसको डेनोसुमैब बोलते हैं, ये एक तरह की मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ हैं, नई तरह की मेडिसिन हैं ये हमारी बोन ब्रेक करने की जो सेल होती है ऑस्टियोक्लास्ट, उनका मैच्योरेशन कम कर देता है। तो हमारी बोन डेंसिटी जो है वो कम नहीं हो पाती, और बोन्स ऑस्टियोक्लास्ट कम हो जाती हैं। तो वो एक ग्रुप ऑफ मेडिसिन है। और देर आर मेनी मेडिसिन, कैल्सिटोनिन है, पैराथायरॉइड हार्मोन रिप्लेसमेंट है, ये सभी बहुत सारी मेडिसिन इसमें काम करती हैं। लीव दैट टू योर स्पेशलिस्ट डॉक्टर एंड टेक केयर फॉर प्रिवेंशन। जो मैंने नॉन फार्माकोलॉजिकल मेथड बताए जिनमें मेडिसिन नहीं लेनी है, वो आप ज़रूर पूरा करें। न्यूट्रिशन अपना ठीक देखें, एक्सरसाइज करें, स्मोकिंग छोड़ दें, अल्कोहल बंद करें, वो करें। और किसी भी तरह का कोई भी क्वेरी हो तो आप हमसे कमेंट्स में ये पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, एंड आई होप दैट आई हैव बीन हेल्पफुल टू यू। थैंक यू वेरी मच।